गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, मेन एनर्जी, मेन वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, मेन स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनके बारे में हमने पढ़ा। हम आज नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं कि आज हम मैक्सवेल के बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वी विल डिस्कस अबाउट तो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अतः आज हम हमारा टॉपिक का शुभारंभ करते हैं मैक्सवेल से। ठीक है, हमारा टॉपिक है, हमने कल अणु की माध्यमिक गतिज ऊर्जा भी पढ़ी। आज हमारा है इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम्स। बीएससी पार्ट 2 के लिए पढ़ रहे हैं इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम्स। टॉपिक का नाम है इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम्स, मतलब निस्सरण एवं आणविक पुंज। जैसा कि हमें पता है, आवेशित कणों के जो आवेशित कण हैं, आवेशित कणों के पुंज को प्राप्त करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम में लेते हैं, या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं। या तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम में लिया जाएगा, या कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड काम में लिया जाएगा। जो मैग्नेटिक, या यदि हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे हम जो चार्ज पार्टिकल हैं, कौन से पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल हम क्या करेंगे? एक्सीलरेट। क्या करेंगे? मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्सीलरेट। और हमें पता है यदि कोई भी अनावेशित कण है, मतलब जिसमें चार्ज नहीं हो या न्यूट्रल हो, जैसे या तो अणु का द्रव्यमान हो, तो उसको प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आणविक पुंज प्राप्त करने के लिए एक सरल विधि है। आणविक पुंज प्राप्त करने के लिए एक सरल विधि क्या है? हम लिखते हैं आणविक पुंज प्राप्त करने के लिए एक सरल विधि कौन सी है? ऑप्शन आई क्या लिखोगे? इफ्यूजन क्या निःसरण? क्या निःसरण। यही है, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम किसी पात्र को इक्विलिब्रियम में गैस में रखते हैं तो उस पात्र की दीवार में यदि कोई कंटेनर है, सपोज कीजिए कंटेनर है, उस कंटेनर में यदि हम छेद कर दें, यदि उस कंटेनर में छेद कर दिया जाए तो पात्र के बाहर का गैस क्या होगा? कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमने ये दिखाया है, ये डायग्राम किस चीज का है? यह है समांतर बफलेट का प्रयोग। यह समांतर बफलेट है। बफलेट इस प्रकार से है, हम इसको रफ करते हैं। बफलेट 3 ली है, B1, B2 एंड B3। कौन कौन से? B1, B2 एंड B3 कुछ इस प्रकार से आ रही है। कुछ बफलेट्स इसमें से पास हो रहे हैं, ये हम B1 मान लें। सिमिलर ये क्या हो जाएगा? B2 और दिस विल बी B3। कुछ बफलेट्स इस प्रकार से हैं। जो C है वह पात्र का ताप का, हमें जो पात्र है C क्या है? कोई भी कंटेनर है, उसका टेम्परेचर हमें बहुत अधिक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पात्र में वाष्प है वो क्या उत्पन्न कर सके? दाब उत्पन्न कर सके। इसलिए इसके एक छोटी भट्टी के रूप में होता है जो सी कंटेनर है। इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए?
वेरी हाई, क्या वेरी हाई, हाई होगा तो जो ये कंटेनर है उसका प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, हम मान लेते हैं जो कंटेनर है, कंटेनर की दीवारें अर्थात पात्र की दीवारों में हमने इतना छोटा होल बनाया कि अणुओं का जो निष्कासन है वह इक्विलिब्रियम पे जो ये छेद है वो क्या है, बहुत छोटा है। इससे क्या होगा, तो सिस्टम है, सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा तो बाहर निकलने वाला अणु जितना समय छिद्र के निकट व्यतीत करता है उस समय में वह अन्य अणुओं से संगठन न कर पाए। तो उस स्थिति में मान लेते हैं कि यदि छिद्र का आकार क्या मानते हैं, अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हम मानते हैं कि छिद्र का आकार कैपिटल डी, क्या छिद्र का आकार क्या मानेंगे हम, कैपिटल डी। हम लिख लेते हैं छिद्र का आकार, छिद्र का आकार, छिद्र का आकार क्या होगा, कैपिटल डी होगा। और अणु का माध्य पथ क्या होगा, अणु का माध्य मुक्त पथ, यदि हम स्मॉल एन मान लें, क्या स्मॉल एन मान लें, तथा अणु की माध्य चाल, अणु की माध्य चाल सी मान लें, क्या सी बार मान लें। तो जो हमारे पास चीजें आएंगी वह किस प्रकार से आएंगी, वह आएंगी हमारे पास कैपिटल डी बाय स्मॉल सी इज वेरी वेरी लेस देन एल बाय सी। कैपिटल डी क्या है, छिद्र का आकार, सी क्या है, मीन स्पीड, एल क्या है, जो अणु है उसका माध्य पथ, जो इस प्रकार से आता है। अर्थात हम कह सकते हैं D is very very less than L। अर्थात जो कंटेनर में छेद किया है वह अणु के माध्य मुक्त पथ से बहुत छोटा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दीवार में क्षेत्र की उपस्थिति से गैस की जो हमने क्षेत्र किया था वो है किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यदि वह इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगी तो छिद्र में प्रति एकांक समय एकांक क्षेत्रफल निष्कासित होने वाले अणुओं की यदि हम कुल माध्य ऊर्जा J0 मान लें, क्या मान लें J0, तो इस प्रकार J0 इक्वल टू क्या होगा, J0 इक्वल टू आपके होगा, J0 इक्वल टू होगा 1/6 n ऑफ C। यह लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है, जहां n क्या है, प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या, स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या। ध्यान रखना J0 इक्वल टू 1/6 ऑफ n C बार। C बार क्या है, मीन स्पीड, ठीक है। यदि J0 इक्वल टू यदि हम इसको वैल्यू को इवेल्युएट करें तो जो J0 आती है वो क्या आती है, J0 इक्वल टू 1/4 n C बार। J0 इक्वल टू 1/4 n C बार। हम कह सकते हैं कि यदि हम दो स्पीड लेंगे, एक तो लेंगे C और दूसरी क्या लेंगे DC के मध्य, यदि एक स्पीड C होगी दूसरी DC होगी तो हम छिद्र के जो एकांक क्षेत्रफल है उसको क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं C तथा DC स्पीड के बीच में लेते हैं। C तथा DC स्पीड को यदि हम काम में लें तो J0 इक्वल टू क्या होगा, JC क्या होगा, जहां पर C एंड DC एंड C और DC के बीच में JC इक्वल टू होगा 1/4 D ऑफ NC इंटू DC C, ठीक है। हमें पता है DNC हमने पहले निकाला था, हम कई बार निकाल चुके हैं। क्या होता है 4n बाई पाई की पावर 1/2 2 kT बाई टाइम की पावर माइनस 3/2
सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी इंटू डी सी। ठीक है, यदि हम ये वैल्यू पुट करते हैं डीएनसी के, तो इस प्रकार मैक्सवेल के चालों के वितरण के अनुसार Jc is directly proportional to Jc is directly proportional to Jc is directly proportional to क्या आएगा, यह आएगा c क्यूब e रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी, अर्थात छिद्र से बाहर निकलने वाले अणुओं का एक दिशा में क्या होगा, वितरण होगा। यदि हम एकांक घन कोण अणुओं की संख्या cos थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो हम लिख सकते हैं कि यदि भट्ठी का ताप, जो हमने भट्ठी ली है, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यदि हम भट्ठी का ताप गैस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T माने, तो n इक्वल टू क्या होगा, P बार KT। यदि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, KT बाई m की पावर 1/2, KT बाई m की पावर 1/2 होता है, अर्थात निस्सरण दर डेट ऑफ इफ्यूजन J0 इक्वल टू क्या होगा, P0 बाई mt की पावर 1/2। इस प्रकार निस्सरण के बारे में हमने पढ़ा। हमारा अगला टॉपिक है मैक्सवेल्स वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमने इसमें सीधी सी बात है, डीएनसी की वैल्यू कई बार पढ़ चुके हैं, क्या होती है 4n बाई पाई की पावर 1/2 इंटू 2kt बाई m की पावर माइनस 3/2 इंटू सी स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2kt इंटू डी सी। यदि हम देखते हैं c की पावर कितनी 2, और यदि c की पावर 2 है और एक c, यह c और यह c मिलके क्या बना दिया, c क्यूब, क्या बना दिया, c क्यूब। ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, यह कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब यह भी इस पे डिपेंड करेगा, मतलब Jc किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c क्यूब के प्रोपोर्शनल है। यदि हम टेम्परेचर T मान ले भट्ठी का, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई KT, तथा c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KT। ठीक है, हम अगला पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। Experimental verification of Maxwell's velocity distribution. Experimental verification of Maxwell's velocity distribution। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो अणु किरण पुंज के वेगों के बंटन के लिए हमने प्रयोग किए, इसके लिए हमने ज़ार्ज़मन और कॉ ने 1990 में एक ऑपरेटर्स का यूज किया। उसमें इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट है। उसमें S1 S2 क्या है, अणु पुंज को सीमित करने के लिए क्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ से सपोज कीजिए ये है, इस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है, पता इसमें स्लिट है, यहाँ से डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो S1 एंड S2 है, इसमें हम एक भट्टी ली, हमने भट्टी ली है, तथा जो अणु पुंज रेखा क्षेत्र C एक सिलेंडर में, ये क्या है
एक सिलेंडर है, क्या है, ये भट्टी है। जब ये सिलेंडर में प्रवेश करता है तो कांच वक्र की प्लेट जी है, ये क्या है, कोई कांच वक्र की प्लेट क्या है, जी है, क्या है, कांच वक्र की प्लेट जी है। तो जो अणु है वो कांच क्या होंगे, जो भी अणु होंगे यहाँ से निकलने वाले वो इस कांच की प्लेट से चिपक जाएंगे और किसी भाग पर पहुंचने वाले अणुओं की संख्या प्लेट पर रिजल्टेंट जो ब्लैकनेस होगी को माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। और जैसे जैसे हमने सिलेंडर को घुमाया, क्या किया, जैसे जैसे सिलेंडर को घुमाया जाता है तो अणु सिलेंडर में केवल उस जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, जो सिलेंडर में आ रहे हैं अणु वह किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही प्रवेश करते हैं। जब ये रेखा छिद्र S2 है, हमने इसको S1 S2 एंड S3, इसको क्या लिखेंगे S1, ये क्या है S2, ये क्या है S3। जब यह S1 S2 और S3 में S3 में आता है तो यह क्या हो जाता है दक्षिणावर्ती, इसका ये क्या है रोटेशन है, ये क्या है इसका क्लॉकवाइज रोटेशन, ये कैसा है क्लॉकवाइज रोटेशन। इसके बाद में ये तो था पहला। अब दूसरा इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, वह था सिम्पसन एंड स्टन ने 1947 में दिया था। किस क्लास में, किस ईयर में, 1947 में। उन्होंने कहा कि जो भट्टी है, जो भट्टी रेखा में से सीजियम है, सीजियम का एक अणुपुंज निकलता है, उन्होंने सीजियम के बारे में निकलता है। तीसरा एक स्केलर वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रयोग किया। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसकी सहायता से हम जिस वेलोसिटी को गेन करना चाहते हैं, हम उसी को प्राप्त करते हैं, वह क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। इस प्रकार एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र कोटि, हम लिखते हैं DOF, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मेरी सपोज कीजिए मैं इस क्लास में किधर किधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं एक्स प्लेन में जा सकता हूँ, वाई प्लेन में जा सकता हूँ, जेड में ऊपर कहाँ जाऊंगा, नहीं जा सकता। मतलब मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2 है। अर्थात जितना कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट है कि उस संख्या को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जिसके निर्धारण करने के लिए हम आवश्यक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई मोनोएटॉमिक लेते हैं, मोनोएटॉमिक का मतलब है हीलियम। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। नियो H He Li B Cn of Ne कितने पे आता है, 10 नंबर पे। जैसे H2 है, H2 क्या है डायटोमिक, क्या है डायटोमिक। O2 क्या है डायटोमिक, 2 अणु, इसमें क्या है 1 अणु, इसमें भी 1 अणु। तो ये केवल इनमें केवल एक परमाणु होने के कारण यह निर्देश जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है केवल स्थानांतरित गति कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने दिखाया है। हम दूसरा लेते हैं कोई x y z, जैसे भी कोई वेलोसिटी है उसके 3 कंपोनेंट लेते हैं। यदि यह vx हो, क्या हो vx, ये क्या हो v of y एंड v of z। यदि तीनों में करने लगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3। कितनी होगी, 3। जब हम कह सकते हैं कि 2 परमाणु अणु की प्रभावी रूप से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। जैसे O2 है, O2 की डी ऑफ कितनी होगी, 2। He की कितनी होगी, 2। हम कह सकते हैं यदि इस प्रकार कोई भी परमाणु निकाय में द्रव्यमान की स्थानांतरण गति के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरण गति के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। यदि कोई द्विपरमाणुक में वाइब्रेशन उत्तेजित ना हो जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5। मोनोएटॉमिक में 1, डायटोमिक में 2। यदि मास को हम काम में ले रहे हैं तो 3। यदि वाइब्रेशन हो रहे हैं और वो है वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं,
वाइब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशंस टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रहे। जैसा कि सामान्य ताप पर होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 5। हमें पता है किस प्रकार निकाला जा सकता है, जैसे 3 तो होगी स्थानांतरित गति से, कितनी 3 स्थानांतरित गति से, 2 घूर्णन गति से, 3 स्थानांतरित गति से, 2 घूर्णन गति से और 2 कंपन गति से। जैसे कि हम लेते हैं H2O, क्या H2O, H2 और O, ठीक है। जैसे CH3 भी ले सकते हैं, NH4 भी ले सकते हैं। इनमें 3 या 3 से अधिक परमाणु में स्थानांतरित गति के साथ साथ तीनों अक्ष के परितः ये क्या करेंगे, घूर्णन गति भी करेंगे। कौन सी गति करेंगे, घूर्णन गति। देखो एक तो अक्ष y z में जाएंगे, उसके बाद ये रोटेशन करेंगे, रोटेशन के बाद वाइब्रेशन करेंगे। सबसे पहले क्या होंगे, लीनियर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अतः ऐसे परमाणु में सामान्य ताप पर 3 तो होगी सामान्यतः डिग्री कोटियां, 3 क्या होगी घूर्णन की, 3 तो होगी सामान्य और 3 होगी घूर्णन की, कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं अगेन एफएक्स कॉलेज मखना परिवार की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं का अगेन बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ एंड अगेन थैंक यू सो मच।